देखो इसमें 2021 का है, पेपर वन से ना, एडवांस का। इसमें पहला क्वेश्चन है, NaN2 Na लिक्विड अमोनिया है, बेस जला हुआ है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। Na लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन होगी, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ट्रांसफॉर्म इसमें है और इसमें है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड आ गया तो गलत है ये। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट दिखाना तातुल्य। और माइनस का अपना H+ आ ही जाएगा एमोनिया से। अच्छा, नेक्स्ट अब है हाँ, ये मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, मीजो फॉर्म ये होती है। मीजो प्रथम पेपर किया था ये वाला। हाँ सर, 4-5 क्वेश्चन रह रहे हैं। अच्छा सही है। ये है मीजो फॉर्म, जिसमें होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो देखो इसके अंदर, अब अगर तुम डायरेक्ट देखो, तो पहले तो दो OH जब ग्लाइकोलिक फॉर्म आती है, तो स्टेबल फॉर्म होनी चाहिए, द गॉच फॉर्म हो, इस तरीके से। OH यहाँ पे, O यहाँ पे, H यहाँ पे, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके आसानी से। इसलिए इसके अंदर दोनों OH जो है, क्या प्रथम क्या भेज रहे हैं? ऐसे कहाँ पे ऐसे बात कर रहा था गलती। अच्छा अच्छा। देखो सर, इसमें OH जो दोनों होने चाहिए, ये इस टाइप से गॉच फॉर्म में होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे तो ये तो गलत है पहला, क्योंकि इसमें तो गॉच फॉर्म है ही नहीं। बी में, सी में और डी में गॉच फॉर्म है। अब बस ये चेक करना है, ये स्टेबल है तीनों, BCD, इनमें से मीजो कौन सा है। मीजो यानी जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। देखो अगर डायरेक्ट देखना है, तो इसको अगर देखते हैं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, फ्रंट कार्बन को, इस कार्बन को या बैक वाले कार्बन को घुमा दूं कितने, 120 से, ये OH आ जाएगा इधर, ये H आ जाएगा 120 से घुमाने पर। क्या ये मीजो फॉर्म बन रही है 120 से घुमाने पर? ये OH इधर, ये H इधर, तो ये इसके सामने आ गया, और OH इसके सामने आ गया इस वाले के। और एमी जब घूमेगा ये वाला, तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया ना मीजो फॉर्म। क्या समझ आया ना कैसे होता है ये? फ्रंट वाले कार्बन को घुमा दिया 120 से। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो तुम इसको बना के देख लो बेशक। जैसे मैं अगर इसको बनाता हूँ, बी वाले को, बी वाला आंसर आ रहा है, ये मीजो फॉर्म है। बी वाला ही आंसर होना चाहिए, गॉच भी है, स्टेबल है, मीजो है, वो भी आ रहा है। इसको ऐसे भी बना सकते हो तुम, फिशर फॉर्म से। फ्रंट कार्बन घेरा, इसके ऊपर है OH, इसके साथ में H है, इधर Me है, नीचे है Me, लेफ्ट में इसके H है तो राइट में चला जाएगा, और OH यहाँ आ जाएगा। ये आ गया। अब तुम इसको मीजोफॉर्म बना सकते हो। मैं इस OH को इधर लेके आ रहा हूँ, OH को इधर लेके आया, Me गया ऊपर, और इस H को इधर। एक कार्बन पे, काइरल कार्बन पे दो चेंजेस होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बन गया ना मीजो। ये Me ऊपर आ गया, OH इधर आ गया, H इधर आ गया, OH H Me। क्या क्लियर हो गया ये? समझ आ गया कि नहीं? ऐसे ही तुम बाकी भी चेक कर लेना। इसमें तुम ट्राई कर लो, इस OH को अगर तुम घुमा के ले भी आओगे 120 पे करके, इस OH के सामने, सही ना, तो ये H आ जाएगा यहाँ पे, तब भी ये दोनों H 180 पे नहीं रहेंगे, सही ना। तो इसे ये नहीं होगा आंसर, ना ही ये होगा, एक बार चेक कर लेना खुद इसको। नेक्स्ट। काव्या, क्लियर हुआ तेरे को ये? ये सर थोड़ा सा आया वाला तो। थोड़ा है? काव्या हाँ, बेटा ये ट्राई चैप्टर कर। पढ़ा नहीं ना मैंने। अच्छा, 18 के 18 क्वेश्चन समझने की ना कोशिश जरूर कर इसको। ठीक 18 है के सर। 18 क्वेश्चन समझने की। हाँ, ये 18 की जरूरी है, अभी से ही लग जाए बिल्कुल ढंग से, है ना। ड्रॉप किया ना तो पूरा मन से कर कि हाँ, मेरे को अभी से ही स्टार्ट करना है कि मैं एडवांस के ऊपर के लेवल पे एटलीस्ट समझने की कोशिश तो कर लूं, समझा कि नहीं? यस सर। हम्म। या तो तेरे को समझ आया क्या मैंने ऊपर जो बताया है? यस सर। क्या सर? अतुल्य, अतुल्य। यस सर, समझ में आ गया। और तेरे को चित्रांश? यस सर। चलो अभी अभी नेक्स्ट देखना। काव्य लास्ट पे टाइम मिलता है ना, मैं करा दूंगा तेरे को मैं क्वेश्चन, सही है अभी? ठीक है सर। फॉर द गिवन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉल्ट मेड ऑफ कैटायन X एंड एनायन Y शोन बिलो। कैटायन X है, एनायन Y है।
ये इसने बोल दिया यहाँ पे। अब ये तो तुम्हें दिख रहा है कि दोनों एनायन टच में है, ये दोनों टच में है, यानी जो ए होगा इसका ट्वाइस ऑफ आर वाई होगा, और ये फेज डायगोनल √2a जो होगा वो आर एक्स प्लस आर वाई होगा। ये आ गया यहाँ से। अब बोला क्या इसने, द पैकिंग फ्रिक्शन पूछी हुई है इसने, तो पैकिंग फ्रिक्शन होगी इसमें वाई कॉर्नर पे है, यानी 1 × 4/3 πr³ प्लस एक्स फेस सेंटर पे है, इसका मतलब 3 × 4/3 πr(x)³ डिवाइडेड बाय a³। और a³ की वैल्यू हम ऊपर से पुट करेंगे। a है 2r/, a क्या है 2r/, का होल क्यूब, और rx को ry के टर्म में पुट कर देंगे। a 2r/, है तो ये हो गया 2√2r/। a को 2r/, पुट कर दिया, और माइनस ये वाला ry इधर चला जाएगा, माइनस ry इज इक्वल टू rx, यानी rx जो है वो √2 - 1 0.414 ry आ रहा है। तो इस rx की जगह 0.414 ry पुट करना, जितने भी ry है सब कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व करने पर आंसर क्या आ रहा है इसका, सिंपल वाले से ज्यादा आएगा, फेस सेंटर से कम आना चाहिए। 0.6। हाँ यही आना चाहिए अप्रोक्सीमेट, सिंपल वाले से तो ज्यादा आएगा ही आएगा, ये होगा नहीं आंसर, और एग्जैक्टली फेस सेंटर बनेगा नहीं इसमें, उससे कम आना चाहिए। तो ऐसे भी कुछ सोच सकते हैं अगर हिट एंड ट्राई लगाना है तो। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CR पे है 3+, आर्गन 3d4, आर्गन 3d4 एक इलेक्ट्रॉन बैक पेयर कर जाएगा, ये इस तरह से है, 1 2 3 और ये चौथा बैक पेयर कर गया, तो दो ही अनपेड है इसके पास, दो अनपेड है। CuF6 3 नेगेटिव, यानी Cu3 पॉजिटिव, यानी ये हो गया आर्गन 3d8, आर्गन 3d8, तो 3d8 है तो दो अनपेड बचेंगे इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो अनपेड है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछी है इनकी, तो दो अनपेड यानी 2 पॉइंट समथिंग आंसर, 2.9 के आसपास। और यहाँ पे कितना अनपेड है, दो अनपेड दोनों में है ना, क्रोमियम 3+ आ रहा है, 3+ है ना, 3d3 आएगा, सॉरी ये 3+ है, ये 3d3 आएगा, तो ये 3.9 एक आंसर, और 2.9, 3.9 2.9, तो आंसर यही आ गया ए, 3.87 2.8। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना आगे 0.9 या 0.8 लगा दो। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम परसेंटेज यील्ड्स आर गिवन बिलो। Mg2C3, Mg2C3 H2O डाला है इसके अंदर, P मिला 4 ग्राम, इससे मिलता है प्रोपाइन, इनऑर्गेनिक की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, C3H4 प्रोपाइन मिलेगा। समझ रहा है तो तुम समझ सकते हो इसको। Mg2C3 पानी डाला इसके अंदर, Mg2 है ना, तो 2 MgO छोड़ो, इसको बनेगा ही बनेगा। और C3 है, अभी चेक कर लेते हैं। O देख लो अभी इधर कितने हैं, O है 2, और यहाँ पे 2, 4 O है, तो 4H2O आ गया, 4H2 आ गया, तो C3 बचा और H4 बचे, तो C3H4 यानी प्रोपाइन, C3H4 आएगा यानी प्रोपाइन आ गया ये। इसको तुम एलिन भी बना सकते हो, एलिन का कोई रोल नहीं होगा आगे इसलिए। और इसको ऐसे भी सोच सकते हो, Mg2C3 है तो ये 2Mg2+ तो होगा ही होगा, और प्लस क्या होगा C3 4 नेगेटिव, क्योंकि 3C तो लगा ही नहीं सकते तुम, चार्ज नहीं बन पाएगा नहीं तो। C3 4 नेगेटिव, यानी इसके साथ आएंगे H4, C3H4 आएगा यानी प्रोपाइन गैस। तो ये ध्यान रखना, मैं हटा रहा हूँ सारा ये वाला, ये तुम रिएक्शन खुद करके देखना, किससे, CaCO2 से रिएक्शन करो, ऐसी करना खुद, Al4C3 से रिएक्शन करो, ये मिथेनाइड होता है, ये एसिटाइलाइड होता है, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन्होंने की। अच्छा, तो यहां मिल गया प्रोपाइन गैस, प्रोपाइन गैस मिल गया 4 ग्राम, 4 ग्राम यानी वेट है 12 3 36 4 40 0.1 मोल। अब आगे
NaNH2 डाला MEI के अंदर, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें ब्यूट टू, यहाँ पे H हटेगा, CH रख जाएगा, यानी ब्यूट टू आइन आ गया। और एफिशिएंसी रिएक्शन की है 75%। 75% मतलब ये 0.1 का 75% यानी 0.075 हो गया मोल। उसके बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया, तो तुम्हें पता ही है, जैसे इथाइन से मिलता है बेंजीन, ऐसे इससे क्या मिल जाएगा, 3 मोल्स लेंगे इसके, और आंसर आएगा हर जगह में। प्रोपाइन से मेसिटाइलिन, इससे मिलेगा 6 जगह मिथाइल ग्रुप, ये आ जाएगा। और ये 3 से मिला, 3 से मिला एक, 3 से 1 मिला, यानी अब 0.075 है और 40% यील्ड है, तो 0.075 इंटू 0.4 इंटू 1/3। 1/3 क्यों किया समझ आ गया होगा तुम्हें, 3 से 1 मोल मिल रहा था, तो इंटू 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/3 से कितना आ रहा है, ये 0.025 इंटू 0.4, ये क्या 0.01 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, वैसे तो इजी कैलकुलेशन है। ये 0.01 मोल आ गया, एक्स आ गया हमारा 0.01 मोल, और 0.01 मोल यानी इसका इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.01 मोल आएगा ये। ऐसे ही आगे दिखा रखा है, ये इसमें पूछा क्या है, हाँ वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ एक्स पूछी हुई है यहाँ पे। तो 0.01 इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कार्बन 6 है और ऊपर 6, 12 हो गए कार्बन, 12 कार्बन है, तो 12 इंटू 12 144, 144। और हाइड्रोजन 3 1 पे है, 3 1 पे, और ये है 18, तो प्लस 18, 162, यानी आंसर आएगा 1.62 ग्राम। ये देखिए ऊपर चित्राक्ष, आंसर यही है, यस सर। 1.62 ग्राम। इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी डायरेक्ट हो सकती है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, शायद उसमें वाई पूछा होगा, अगले पार्ट में वाई पूछा होगा, तो इसके लिए अब पहले आया प्रोपाइन, अभी आगे करना पड़ेगा ये। प्रोपाइन में H2H+ डाला, तो ये मिल गया एसीटोन। एसीटोन में BH उल्टवाइज और हीट किया, और 100% मिल रहा है ये, 100% यानी ये 0.1 मोल था, तो ये भी 0.1 मोल आ गया, ये 0.1 मोल था। अब उसके बाद BH उल्टवाइज और हीट किया है, तो यहाँ पे लगी है एल्डोल कंडेंसेशन, और मिलेगा मेसिटाइल ऑक्साइड, क्योंकि हीट भी किया हुआ है, मेसिटाइल ऑक्साइड, डबल बॉन्ड CH, एल्डोल लगनी है यहाँ पे, ये मिल गया मेसिटाइल ऑक्साइड। और ये मिल रहा है 80%, तो 0.1 का 80% यानी 0.08 मोल हो गया, 0.08 मोल। अब उसके बाद NaOCl डाला है, NaOCl डाला, फिर आगे भी रिएक्शन 80% हुई है, NaOCl डालेंगे तो यहाँ बन जाएगा COONA, क्योंकि वही ना एड होम टेस्ट की तरह, ये बन जाएगा COONA, ये आ जाएगा। COONA का मतलब है, अब इसका ये एफिशिएंसी 80% है, ये 80%। पहले तो ये 0.08 जो मोल मिला है, ये 2 मोल से 1 मोल बनेगा, तो ये हमारा 0.04 मोल होना चाहिए, ये 0.04 मोल। और उसके बाद इसमें जब मैं 80% करूंगा, 0.04 मोल का 80%, 0.04 इंटू 0.8, तो ये आ गया 0.032, 0.032 मोल। और 0.032 मोल है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, कार्बन है 1 2 3 4 5, 60 हो गया, और 23 ऑक्सीजन है 2, तो 32 हो गया, एक है 32 और 23 55। और हाइड्रोजन देख लो बस यहाँ पे, 1 3 4 4 और 3 7, 30 हो गया सीधा ये, 30 ये तो आगे 122 आ रहा है वेट क्या इसका, 122 इंटू 0.032, क्या आंसर है इसका वाई का, 3.2 है। 3.2, यानी इसका वेट ये है ही नहीं फिर, क्योंकि वो तो उसके लिए 100 होना चाहिए वेट, 100 वेट। और लिखा डीकलराइजेस बेयर्स रेजेंट, वो तो कर ही देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपअप रूल लग जाएगा। ये इसमें NaOCl डाला ना, एक मुझको इसमें कहीं इससे ये तो नहीं बना दिया, CH3 डबल बॉन्ड CH, COH बना दिया हो, क्या पता, ये बनता ना H+ डालने पर। इसका वेट कितना आ रहा है 23 में से, हाँ ये इसी का लिया वेट इसने, ये इसने इसका वेट दिया, ये गलत है ये,
समझ आया कि नहीं ये प्रथम? यस सर। ये इसने इसका वेट ले लिया 100 लेंगे तो 3.2 ग्राम आ जाएगा। 122 लेना है इसको, क्योंकि H प्लस तो डाला ही नहीं ना, फर्स्ट ये सेकंड H प्लस होता तब मिलता ये ध्यान रखना चीज का, यही आएगा आंसर का। एक बार चेक भी कर लेना। नेक्स्ट, इसमें देखो, फॉर द रिएक्शन X गिव्स Y प्लस Z, द प्लॉट ऑफ नेचुरल ऑफ पी जेड, जेड ही गैसियस है बाकी सारे सॉलिड है, प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ पी जेड बाई पी नॉट वर्सेज 10⁴ बाई टी इज गिवन बिलो। सही है। और उसके बाद बोला इन सॉलिड लाइन where pz is the pressure in bar of the gas z at temperature t and p naught is equal to 1 bar। p naught का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 बार है ये तो। अब पूछा क्या हुआ है, डी बाई डी टी ऑफ, अच्छा ये तो दे रखा है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाई टी का माइनस डेल्टा एच बार दे रखा है ये। वेयर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज इक्वल टू पी जेड बाई पी नॉट। सही है, k तो पी जेड ही हो गया ना सीधा, पी नॉट 1 बार है। वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज पूछी है, देखते हैं पर एक बार कर, चलो ऊपर कर देना। वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज पूछी हुई है, ध्यान देना। अब इसमें नेचुरल लॉग पीजेड और पीजेड बाय पी नॉट, तो के बोल रहा है, के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और क्योंकि एंथैल्पी चेंज पूछा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर में रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, इससे निकलती है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एंथैल्पी चेंज माइनस टी डेल्टा एस नॉट, और डेल्टा जी नॉट को लिख देंगे माइनस आर टी नेचुरल लॉग के, और के हमारा पीजेड है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट माइनस आर टी ये 10⁴/t के बीच में ग्राफ है, और नेचुरल ऑफ पी, चलो इसको लिख दिया मैंने, नेचुरल लॉग ऑफ पी जेड बाई पी नॉट तो बनी है, उसको हटा दिया मैंने, नेचुरल लॉग के को, और माइनस आर टी से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर। अब ग्राफ आ गया मेरा नेचुरल लॉग पी जेड बाई पी नॉट के बीच में, पी नॉट 1 ले लिया मैंने डायरेक्ट, 10⁴/t, यानी मेरे को यहाँ पे इंटू 10⁴ करना है, बाय 10⁴ करना है, ये कर दिया मैंने इसको, ये इसको कर दिया। तो अब वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं एक बार, नेचुरल लॉग पी जेड बाई पी नॉट की वैल्यू है -3 पुट कर दिया मैंने इसका, और माइनस डेल्टा एच नॉट बाय जो दे रखा है 10⁴/t की वैल्यू वो है हमारी 10, तो 10⁴/t की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 10⁴ आर इंटू 10⁴/t की वैल्यू है 10 इंटू 10। एक बार चेक कर लेना कुछ गड़बड़ ना हो, ये आ गया, और प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर, ये एक वैल्यू मैंने पुट कर दी। दूसरी वैल्यू है -7 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाय 10⁴ इंटू आर, और 10⁴/t की वैल्यू है 12 इंटू 12। अरे मैंने 10 नीचे लगा दिया, ये ऊपर आएगा, 10⁴/t की वैल्यू है ना, ये 10 ऊपर आएगा इंटू 12 प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर। दो इक्वेशन है, दो अननोन है इसमें। अब तुम्हें दिख रहा होगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को करो माइनस, 1 - 2 कर दो, इससे एंथैल्पी चेंज आ जाना चाहिए। 1 - 2 किया तो ये आ गया 4, 4 इज इक्वल टू, ये टर्म तो कैंसिल हो गई, डेल्टा एस नॉट बाय आर, डेल्टा एस नॉट बाय आर ये कैंसिल, 4 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया, डेल्टा एच नॉट बाय आर हो गया 10⁴ कॉमन, डेल्टा एच नॉट बाय 10⁴ आर हो गया कॉमन, और 12 हो गया पॉजिटिव में, -10 2 आ जाएगा, 2 से ये हो गया 2, और आंसर आया डेल्टा एच नॉट का 2 इंटू 10⁴ इंटू 8.314। तो ये आंसर कितना आ रहा है यहाँ से, आंसर निकालना है डेल्टा एच नॉट 248 212 236 2816 2816, तो 16 पॉइंट इंटू 10⁴ जूल में,
एक बार आंसर, एक बार यही है कि डेल्टा एच का आंसर अगर किलो जूल में पूछा है तो 166.28। एक बार चक्कर चित्राक्ष, सही है ये। वन से सही ना, ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, दो इक्वेशन दो अननोन, ये आ गया। और भी कुछ डेल्टा एस भी पूछा हुआ है क्या? हाँ ये रहा, डेल्टा एस पूछा है। तो डेल्टा एस अब पुट कर दो इसको इक्वेशन में, थोड़ा ऊपर कर रहा तो ले, एक बार पुट करके देख लेते हैं एक बार। डेल्टा एस को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैंने इस इक्वेशन में पुट किया डेल्टा एस को, डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर दो इधर, थोड़ा सा हटा करके ना इसको, 166.28। इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पे, -3 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच की वैल्यू है 166.28 किलो जूल में है, माइनस, ये तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, इधर ही ले जाओ, 166.28 इंटू 10⁻³ आएगा किलो जूल की वजह से, और 10 पहले से ही है तो 10⁻⁴ हो जाएगा, अपॉन में 10⁻⁴ आर की वैल्यू 8.314 इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर, डेल्टा एस बाय आर। तो आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया, आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3R, ये आर से ये वाला दूसरा आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 166.10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल, और प्लस 166.28, ये आएगा डेल्टा एस, यानी ये 3R, आर होता हमारा 8, 8 3 24, 24 जाएगा लगभग इसमें से। ये क्या 142 के आसपास आंसर है क्या डेल्टा एस का? यस सर। कितना है? 141। 141, 0.34 लिखा बस। 141.34, चलो वो तो एक ही बात है, एक ही बात है इसमें। इसमें एक डेटा दे रखा था, उसका यूज नहीं आया, अच्छा दिखाना जरा एक मिनट, डेटा क्या है? ये रहा गिवन, इसका यूज नेचुरल लॉग के, ये तो चलो एक वैसे ही है नहीं कुछ भी ज्यादा, नेचुरल लॉग के 1/t, वो वही चीज है ये, माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी आता है ना, प्लस डेल्टा एस बाय आर। तो ये तो इसी को नीचे लिख करके इसको लेगा यहाँ पे टी बनाया, टी को लेकर नेचुरल लॉग के 1/t कर दिया इसको, फिर डिफरेंशिएट किया, वो यही किया हुआ ना इसमें, डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट खत्म, यही है ना प्रथम? हाँ सर यही है। तो इसका इसलिए कोई यूज करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है सॉल्यूशन चैप्टर से। देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ए 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ए इज x डिग्री सेल्सियस। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का x डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू सिल्वर नाइट्रेट आई के बी एम। देखते हैं क्या दे रखा है। To this solution, an equal volume of 0.1 mole aqueous barium chloride solution is added to make a new solution B। सही है, AgNO3 में BaCl2 डाला हुआ है, AgCl का पीपीटी बनेगा। The difference in the boiling point of water in, अच्छा डिफरेंस इन boiling point, पहले डेल्टा टी भी लगाया आई के बी एम, आई के लिए जियोमेट्री के लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूट का मान रखा है क्या? डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीटली, मोलरिटी कांस्टेंट के बी 0.5 है, 2.5 मोलैलिटी है, मोलैलिटी 0.1, तो ये सीधा कितना आ गया? 0.1 आ गया ना, 0.1 डेल्टा टीबी 0.1, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया टीबी ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का, ये आ गया 100.1 डिग्री सेल्सियस, 100.1। अब इस AgNO3 सॉल्यूशन में हमने डाल दिया है BaCl2 और दोनों के इक्वल वॉल्यूम,
यह है AgCl 2 लेंगे, 2 AgCl प्लस BnO3 उल्टवाइज, 2 AgCl प्लस BnO3 उल्टवाइज। तो यहाँ पे ये है 2 AgNO3 ना, ये हमारा इक्वल वॉल्यूम दोनों क्या करेंगे तो ये 0.05 मोल हो जाएगा, ये भी 0.05 हो जाएगा दोनों। ये बात समझ आ गई कि नहीं? 0.1 इंटू वी, दोनों को इक्वल वॉल्यूम कर दिया है, हो गया ये 2V के अंदर। अब एक्स मान लो मोलैलिटी AgNO3 की, तो ये हो गया 0.1/2 यानी 0.05। ऐसे ही इसका 0.1 मोल है, ये 0.1 इंटू वी में था, अब हो गया 2V में, इंटू वाई मान लो तो वाई भी, ये भी 0.05 आ गया, ये भी 0.05। ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब इसमें लिमिटिंग दिख रहा है तुम्हें, 2 के लिए ये 1 चाहिए, 0.05 के लिए 0.025 चाहिए होगा। लिमिटिंग हमारा AgNO3 है, ये 0.05 खत्म होगा तो ये 0.025 खत्म होगा, बचेगा 0.05 माइनस 0.025, 0.025 मोल BaCl2 बच जाएगा। ये बच जाएगा, ये जो बनेगा इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेट है। ये बनेगा हमारा, लिमिटिंग था हमारा AgNO3, 0.05 2 से 0.025 बन जाएगा। अरे तो ले ऊपर ही कर, ये 0.025। दो अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, BaCl2 BnO3 दोनों का आई है 3, तो डेल्टा TB आई इंटू दिस यानी 0.075, आई इंटू दिस यानी ये भी 0.075, और इंटू KB है हमारा 0.5, ये हो गया 0.075, 0.075 1/2, तो ये आ गया सीधा 0.075। तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया 100.075, एक का 100.075, दूसरे का 100.1, आंसर 0.025 है क्या? चेक करो एक बार, यस। इसमें से इसको माइनस कर देना, 0.025 आ जाएगा। इजी है क्वेश्चन, टफ नहीं है ये, नेक्स्ट देखेंगे। ये एक्स वाई ये मैंने बता दिया दोनों क्या? अच्छा एक्स था, ये 100.1 था, एक्स 100.1 था और दूसरा 100.075 था। ये आ गया क्वेश्चन। HNO3 डाला है बायोमोलिक्यूल से, और रोटेशन आ रही है प्लस में 52.7, तो COH HOH 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 HOH, नीचे भी HOH, ये मिल जाता है सैकेरिक एसिड, ये मिल गया। इसकी रोटेशन है प्लस 52.7 की। अब द कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद HNO3 विल गिव द प्रोडक्ट हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम -52.7, -52.7 की रोटेशन होनी चाहिए उसकी, यानी इसकी मिरर इमेज, यानी इसकी मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी वो पहले बना लो। H गलत कर दिया ना, OH आएगा सामने, OH यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ OH, फिर OH H, OH H, नीचे COH। और कंपाउंड कौन सा देगा ये? ऊपर होना चाहिए CHO, नीचे होना चाहिए CH2OH, ऊपर CHO नीचे CH2OH, ये वाला कंपाउंड OHH HOH OHH HOH, यानी 3 OH लेफ्ट पे होना चाहिए, 3 OH लेफ्ट पे वो कंपाउंड होना चाहिए। 3 OH लेफ्ट पे देखो किसके आ रहे हैं, ये आ गया C में, 3 OH लेफ्ट में आ गए इसमें। मल्टीपल चॉइस तो नहीं है ये? डी भी होगा, डी। डी आंसर दिया हुआ है।
सी और डी दोनों हो गए मेरे हिसाब से। अच्छा सी और डी, अच्छा अच्छा एक मिनट को, सी और डी दोनों है, कुछ बता। अच्छा एक मिनट गया, ये अच्छा ऐसा होता है ना, ये देखना, जो ये हमारा कंपाउंड है, मिरर इमेज वाला कौन सा है, ये रहा मिरर इमेज वाला है ना, इसको एक बार 180 से रोटेट कर दो, 180 से रोटेट कर दिया ना इसको, तो इसका मतलब ये सी OH ऊपर, एक जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, और ये वाला OH कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ये COH नीचे आ रहा है, ये H, ये OH, ये वाला OH, H, ये वाला H, OH, लास्ट वाला H, OH, यानी आंसर इसका भी कर दो CHO, इस COH का CHO कर दो, और इसका CH2OH, ये CHO, ये CH2OH, ये रिएक्टेंट होगा, ये डी है क्या, हाँ यही तो है डी, समझ आया कि नहीं, क्या नाम है प्रथम, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे ना, क्योंकि स्टीयरिंग रोटेशन से कंपाउंड चेंज नहीं होता, हम्म। ये थोड़ा अलर्ट रह के करना पड़ेगा इसको। ये समझ आया किसी को, चित्रांश से समझ आया तेरे को, कैसे सोचा है वाला, यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, क्योंकि सी का तो आंसर निकल जाएगा, डी का स्टार्टिंग में सोचना पड़ेगा कि इसकी मिरर इमेज होगी, उसका रिएक्टेंट बनाना है। क्यू विद PHSNA yields an organic compound major product that gives positive carriers test on treatment of Na2O2 followed by base, ये तो सल्फर होना चाहिए, सल्फर के लिए होता है ना ये, सल्फर में Na2O2 डालेंगे तो SO4 नेगेटिव, उसमें BaCl2 डालेंगे तो BaSO4 मिल जाएगा, BaCl2 डालने पर BaSO4, यानी सल्फर तो आएगा ही इससे, इसमें रिएक्शन NO2 ऑर्थो पे, ये भी ऑर्थो पे, तो रिएक्शन हो जाएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ArSN2 SPH, IIT ने पूछी हुई है, 99 में पहली बार पूछी थी, उसके बाद रिपीट हो रही है, ये आ जाएगा इससे सल्फर, और ये टेस्ट भी दे देगा NaNO2 Na2O2 और BaCl2 के साथ, BaSO4 को वाइट पीपीटी, इसमें NO2 मेटा पे है तो एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे इस आई को, नो रिएक्शन, इसमें इसमें तो Br, इसमें मेटा पे है, नो रिएक्शन, इसमें तो है ही एल्काइल हैलाइड, तो इसमें भी SPH बन जाएगा, इसमें एल्काइल हैलाइड है ना, तो इसमें सोचना ही नहीं कुछ, SPH आ जाएगा, तो ये भी दे देगा, यानी आंसर इसका ए और डी होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ए और डी, चेक कर लेने के बाद। नेक्स्ट देखना, आंसर देख लेना चित्राक्ष। यस। 13th क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट related to colloids, the process of precipitating colloidal soul by the electrolyte is called peptidation, गलत है ये, प्रेसिपिटेट कोलाइडल पार्टिकल्स है, इससे बनाना है कोलाइड, बड़ा पार्टिकल, इसे बोलते हैं कोगुलेशन, कोलाइडल पार्टिकल से बड़ा प्रेसिपिटेट बनाना है, बड़ा प्रेसिपिटेट, इसे बोलते हैं कोएगुलेशन, रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन, तो ये गलत है। कोलाइडल solution freezes at a higher temperature than the true solution at the same concentration, at the same concentration बोला है, तो एट द सेम कंसंट्रेशन, तो मेरे को लग रहा है कि डेल्टा टी होता है KFM, KF अगर सॉल्वेंट सेम है तो सेम पे होना चाहिए, तो ये गलत है, एट द सेम बोला ना, एट द सेम कंसंट्रेशन, ये गलत लग रहा है ये। फिर नेक्स्ट क्या है, सर्फेक्टेंट्स फॉर्म मिसल अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, सही है ये तो, सही ना, मिसल फॉर्मेशन होता है अबव CMC, एट अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, ये सही होगा, मिसल्स आर मैक्रो, नहीं ये तो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं, ये भी गलत है, इसका आंसर सी है क्या सिर्फ, सर बी भी है। बी भी दे रखा है, बी तो एक मिनट जाऊं, डेल्टा TF लगाया मैंने, ये अगर ये सेम कंसंट्रेशन ना बोले तो फिर मोलैलिटी जो है इसकी कम होगी, क्योंकि कोलाइडल सोल के लिए मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा,
मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो नंबर ऑफ मोल्स कम, यानी कोलेक्टिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, यानी डेल्टा टीएफ की वैल्यू कम, और डेल्टा टीएफ होता है टी नॉट माइनस टी, तब टी ज्यादा होगा, तब टी होगा टी नॉट माइनस डेल्टा टीएफ, तब ये ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि कोलेक्टिव प्रॉपर्टीज की कम होगी। लेकिन इसे सेम कंसंट्रेशन बोल दिया ना, सेम कंसंट्रेशन मतलब हम सोच नहीं सकते, तो केएफ तो सेम ही होगा, पता लगा कि नहीं ये चित्राक्ष? सर बट टू सोल्यूशन में तो कंसंट्रेशन ज्यादा ही होगा ना। यार इसने सेम कंसंट्रेशन बोल दिया ना, देख, देन द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन, समझा? तो ये गलत वैसे तो हाँ फिर गलत होगा, अगर ये सेम कंसंट्रेशन वर्ड यूज ना करे तब सही है स्टेटमेंट, ये मुझे गलत लग रही है ये। सही ना, इसको चेक करना, ये गलत है स्टेटमेंट, सी आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, आइडियल सॉल्यूशन अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट फर्स्ट टू स्टेट सेकंड फॉलोड बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा सही है, फर्स्ट से सेकंड हो रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इधर हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है ऊपर, तो ये तो कर्व तो तुम्हें पढ़ी रखे होंगे, ये वाला कर्व तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हमारा एडियाबैटिक के अंदर स्लोप ज्यादा होता है, एडियाबैटिक के अंदर स्लोप ज्यादा होता है, तो इसमें एडियाबैटिक में स्लोप ज्यादा है, तो इसलिए ये आंसर सही है इसका, ये सही है। तो इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है दोनों केस में, वेदर इट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक या रिवर्सिबल आइसोथर्मल। एक मिनट रुकेंगे, एक बार तुम रीजॉइन कर लो, एक बार रीजॉइन कर लो, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को।